तो वेलकम मेरे यारो हॉरर किलर पर। अच्छा, तो जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि यहाँ पर केवल आपको रियल सब्सक्राइबर्स की स्टोरी ही जानने को मिलेगी, तो आज की स्टोरी हमें उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक शख्स ने भेजी है जो नियमित हमारे सब्सक्राइबर हैं और हर रोज हमारी स्टोरी सुनते हैं। तो उनके गांव में उन्हें अपने लोगों से यह पूरी घटना जानने को मिली। अभी इसकी सच्चाई क्या है और क्या नहीं है, लेकिन मैं ये पूरी घटना अपनी जुबानी में बताता हूँ, फिर आप मुझे बताना कि आखिर क्या ऐसा सच में भी हो सकता है या नहीं। तो यह स्टोरी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां एक पूरा गांव और खास करके वहां की औरतें सूरज ढलने के बाद अपने अपने घरों से बाहर तक नहीं निकलती थीं, और इत्र तो उस गांव में कभी कोई बेचता तक नहीं था। और जब भी यहाँ किसी लड़की की शादी होती थी तो उसको पालकी पर लेकर जाया जाता था और उसे पालकी से नीचे बिल्कुल भी नहीं उतारा जाता था जब तक वो अपने पति के घर न चली जाए। और हर औरत अपने चेहरे पर हमेशा घूंघट रखती थी जब वह घरों से निकलती थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस गांव में जो यहाँ की औरतें ऐसी हालत में हैं और कोई इत्र भी नहीं लगाता, क्योंकि इत्र तो औरतों को तो बहुत ही पसंद होता है। फिर यहाँ ऐसा क्या था जो यहाँ की औरतें यह लगाने से भी डर रही थी? तो इन सब की वजह था वहाँ का एक बरगद का विशाल पेड़। और इस पेड़ से गांव वाले इतना ज्यादा डरते थे कि इस पेड़ के कोई आसपास भी नहीं जाता था, बल्कि जब ये पेड़ रास्ते में दिखता था तो लोग इससे अपनी नजरें बचाने लगते और इसे देखने से भी बचते थे। खास करके औरतें तो इस पेड़ को देखने से भी डर जाती थीं। मगर इस डर का कारण वह विशाल पेड़ नहीं था, बल्कि उस पेड़ पर रहने वाला एक भयानक जिन्न था। वो जिन्न हमेशा औरतों पर अपनी नजर रखे रहता था, और जो भी नई नवेली दुल्हन या फिर जो स्त्री इत्र लगाकर उस पेड़ के आसपास घूमती थी तो वह जिन्न उस पर हमला कर देता था। ऐसे ही एक बार उस जिन्न ने एक औरत के ऊपर हमला किया। वह औरत दूसरे शहर से आई थी और उसको कुछ भी नहीं पता था उस गांव के बारे में और उस बरगद के पेड़ और उस पर बैठे हुए जिन्न बारे में। वह औरत बहुत थकी हुई थी और गर्मी का मौसम भी था, तो वो औरत आराम करने के लिए उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती हैं। वहां पर और भी लोग आसपास घूम रहे थे। शाम का समय था और उस औरत के लगाए हुए इत्र की महक से उस जिन्न को उस औरत का अभाव हो जाता है और अपने उस विशाल पेड़ से बाहर निकल आता है। वो उस पेड़ से उल्टा लटक रहा होता है और उस स्त्री को घूरने लगा। वह एक कंकाल तंत्र जैसा दिखने वाला जिन्न था, जिसकी आंखें लाल थीं, जो उस औरत को ही घूरे जा रहा था। और उस जिन्न को देखकर वह स्त्री बुरी तरह से डर गई और वहां से जल्दी से उठ गई और भागने की कोशिश करने लगी। मगर उस जिन्न ने उस पेड़ से उल्टा लटके हुए ही अपनी लंबी सी जीभ बाहर निकाली और उस औरत के गले को अपनी लंबी जीभ से जकड़ लिया। वह औरत वहां पर मौजूद सब लोगों से मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगी और चीखने लगी। मगर उस जिन्न का खौफ इतना ज्यादा था कि किसी में भी उस बेचारी औरत को बचाने की हिम्मत नहीं थी, और वो जिन्न अपनी लंबी जीभ से उस औरत के गले को जकड़ते हुए उसे अपने पेड़ के ऊपर खींचने लगता है। और यह नज़ारा देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग डर के मारे अफरा तफरी करने लगते हैं, और वो जिन्न उस औरत को अपने उस पेड़ के ऊपर खींच कर ले जाता है। यह नज़ारा देखकर वहां के लोगों में उस पेड़ के लिए उनके मन में हद से ज्यादा डर बस गया था, और तब से उस विशाल बरगद के पेड़ के आसपास लोगों ने घूमना बंद कर दिया, खास करके औरतें। और रात में तो वहां पर एकदम सुनसान माहौल हो जाता था। इस बरगद के पेड़ के पास से कोई भी आवाज नहीं आती थी। काफी लोगों ने तो उस जिन्न के खौफ से गांव तक छोड़ दिया, मगर जो लोग गांव नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह कहीं और जाकर बस सके, वह लोग बस अपने काम पर लग गए, मगर उस पेड़ के आसपास भी नहीं जाते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए, मगर उस पेड़ के लिए खौफ किसी के भी मन में कम नहीं हुआ। फिर एक दिन उस गांव में रहने वाले एक अमीर व्यक्ति सुधीर ने एक दूसरे गांव की लड़की भारती से शादी करके और उसको लेकर अपने गांव आ रहा था। सुधीर बहुत पैसे वाला था और वह लड़की जिससे उसने शादी की थी वह एक गरीब परिवार से थी, और वह लड़की उस गांव के पेड़ के जिन्न बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। यहाँ तक कि शादी भी भारती के ही गांव में हुई थी
और इससे पहले वह उस गांव में कभी नहीं गई थी। शादी होने के बाद सब भारती को पालकी में बिठाकर गांव की तरफ लेकर आ रहे था और भारती भी बहुत खुश थी और अपने नए परिवार के सपने देख रही थी। पालकी में बैठे अपने पति के घर जाने का इंतजार कर रही थी, मगर रास्ता बेहद लंबा था और इत्तेफाक से जब वो भयानक बरगद का पेड़ उनके रास्ते में आया तभी वहां पर लुटेरों का हमला हो गया और सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जो लोग भारती को पालकी में बिठाकर लेकर आ रहे थे वह भी पालकी को वहीं नीचे रखकर भारती को वहीं छोड़कर भागने लगते हैं। और सुधीर तो था ही बहुत ही डरपोक इंसान, वह भी अपनी पत्नी को ऐसे ही छोड़कर वहां से भाग जाता है। अपने आसपास चिल्लाने और भगदड़ की आवाजें सुनकर भारती भी पालकी से बाहर आ जाती है और वहां का नजारा देखकर बुरी तरह से डर जाती है और वह भी उन लुटेरों से बचकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। तभी उसको वहां का वो खतरनाक बरगद का पेड़ दिखता है। वह पेड़ इतना विशाल था कि भारती ने सोचा कि क्यों ना वो उस पेड़ के पीछे छिप जाए जिससे वो लुटेरे उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। इसीलिए भारती उन लुटेरों से बचने के लिए उस बरगद के पेड़ के पीछे छुप जाती है। वह थोड़ी देर ऐसे ही वहां छिपी रहती है। उसने इत्र भी लगाया होता है और वह बिल्कुल नई नवेली दुल्हन थी। उसकी खुशबू से वह भयानक जिन्न वहां पेड़ पर उल्टा लटके उसे घूरने लगता है, मगर भारती का ध्यान उस पर नहीं जाता और वो जिन्न उसको देखता ही रह जाता है। और इससे पहले कि वह कुछ भी कर पाता, सुधीर वहां पर आ जाता है और भारती को जबरदस्ती खींचकर वहां से ले जाता है। लुटेरे भी अब वहां से जा चुके थे, मगर सुधीर के ऐसे बर्ताव पर भारती उससे पूछती है कि क्या हुआ, वह उसे ऐसे खींचकर क्यों लेकर आ गया। फिर सुधीर भारती से पूछता है कि क्या उसे उस जिन्न ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। इस पर भारती बोलती हैं कि कौन सा जिन्न और वह किसकी बात कर रहा है। इस पर सुधीर भारती को सब कुछ बताता है कि वह बरगद का विशाल पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है। वहां एक खतरनाक जिन्न रहता है जो कि औरतों को मारकर अपने साथ ले जाता है, खास करके जो स्त्रियां बेहद सुंदर होती हैं और जिनकी नई नई शादी हुई होती है। और जो स्त्री इत्र लगाकर घूमती है उनकी तरफ वह बहुत ज्यादा जल्दी आकर्षित हो जाता है उनकी खुशबू की वजह से और उनके पास आकर उनको ले जाता है। सुधीर भारती से कहता है कि अगर उसको इस गांव में रहना है तो बहुत ही सावधानी से रहना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव का माहौल बहुत ही खतरनाक है और अब उसको भी बाकी औरतों की तरह यहाँ हमेशा घूंघट करके रखना पड़ेगा और खुशबूदार इत्र लगाना बंद करना पड़ेगा और सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलना भी यहाँ मना है। अपने पति सुधीर की ये बातें सुनकर वह बहुत डर जाती है और उसकी सारी बातें मानते हुए अपना सिर हिलती है और फिर सुधीर भारती को घर ले आता है और सबको बताता है कि वहाँ क्या क्या हुआ। इस पर सुधीर के पिताजी कहते हैं कि भारती अब घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी जब तक वो उसको बाहर जाने की अनुमति नहीं दे देते, क्योंकि भारती उस बरगद के पेड़ के पास काफी टाइम तक खड़ी रही तो उस जिन्न ने पक्का उसे देख लिया होगा। इसीलिए अब सबने मिलकर भारती का घर से बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। सबकी यह बातें सुनकर भारती भी वैसे ही रहती हैं जैसा उसको उसके ससुराल वाले कहते हैं, मगर भारती का बहुत मन किया करता था कि वह भी बाहर घूमने जाएं और अलग अलग सामान खरीदें, मगर अपने ससुराल वालों के आगे वह कुछ नहीं बोल पाती थी। और ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया उसको ऐसे ही घर में रहते हैं हुए। फिर एक दिन वह घर बैठे सोचने लगी कि उसको ऐसे ही घर पर बैठे बहुत समय हो चुका है, अब तो उसको घर से बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर भारती अपने पति सुधीर से इस बारे में कहती हैं कि उसका भी बाहर घूमने जाने का बहुत मन करता है और फिर घर बैठे बैठे एक हफ्ता हो चुका है, अब तो उसके ससुराल वालों को उसको घर से बाहर जाने देना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम सब्जी वगैरह खरीदने ही वह चली जाया करेगी सबके साथ। मगर सुधीर कहता है कि जब तक उसके पिताजी भारती को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दे देते तब तक भारती को घर पर ही रहना पड़ेगा और यह उसी की भलाई के लिए हो रहा है। मगर फिर भी भारती ने जिद की और कहा कि वह अकेले नहीं बल्कि सबके साथ घर से बाहर जाने को कह रही हैं, जैसे उनकी माँ और घर की बाकी औरतों के साथ।
क्योंकि वह सब भी रोज घर से बाहर जाते थे घर सामान लेने दिन में, मगर भारती को कोई अपने साथ नहीं लेकर जाता है। कम से कम वो ऐसे ही सबके साथ चली जाए। मगर सुधीर इसके लिए भी मना कर देता है और कहता है कि तुम आज खुद से ही पिताजी से इस बारे में पूछ लेना, मगर उनकी आज्ञा के बगैर तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। फिर भारती ने कहा कि वह उसके पिताजी से पूछे कि क्या अब वो घर से बाहर निकल सकती है या नहीं। सुधीर भी उसकी बात मान जाता है और रात के खाने के समय जब एक साथ सब खाना खा रहे होते हैं, तब सुधीर अपने पिताजी से कहता है कि भारती को ऐसे ही घर में रहते रहते 1 हफ्ता हो गया है और अब उसका भी मन करता है थोड़ा बाहर जाने का, तो क्या भारती अब घर से बाहर जा सकती है। इस पर सुधीर के पिताजी गुस्सा होते हुए सुधीर को घूरने लगते हैं और इसे सुधीर थोड़ा डर जाता है और कहता है कि थोड़े समय के लिए ही जाया करेगी सबके साथ, जैसे सब जाते हैं उनके साथ ही थोड़ा घूम आया करेगी। मगर सुधीर के पिताजी उसे डांट लगाते हुए कहते हैं कि तुम जरूर पागल हो चुके हो, खुद से ही अपनी पत्नी की जान को जोखिम में डाल रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि वह जिन्न कितना खतरनाक है? अगर एक बार ये बाहर जाएगी तो वापस नहीं आएगी। फिर सुधीर कहता है कि वह उस पेड़ के पास नहीं जाएगी, मगर इस पर भी सुधीर के पिताजी कहते हैं कि क्या तुमने उस जिन्न को इतना ज्यादा कमजोर समझ रखा है? हाँ, वह एक बहुत ही शक्तिशाली जिन्न है। तुम्हें क्या पता उसकी शक्तियों का हमसे पूछो। अगर वह जिन्न अपने बुरे इरादों पर आ जाए तो वह किसी को भी भ्रमित कर अपनी तरफ आकर्षित करके उस पेड़ की तरफ लेकर आ सकता है। क्योंकि तुम्हारी पत्नी भारती ने एक बेवकूफी की कि वह उस पेड़ को छू कर आई है, इसलिए भारती के ऊपर कुछ भी करना उस जिन्न के लिए बहुत ही आसान होगा इस समय। जैसा कि तुमको पता ही है, हमारे इधर की औरतें तो उस पेड़ के आसपास तो क्या उसे पेड़ की तरफ देखती भी नहीं है, मगर भारती तो उस पेड़ को छू कर आ रही है, इसीलिए इस वक्त उसकी जान खतरे में है। फिर सुधीर अपने पिताजी से पूछता है कि तो क्या भारती कभी भी घर से बाहर नहीं निकलेगी और हमेशा ऐसे ही घर पर ही रहेगी? इस पर सुधीर के पिताजी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारती हमेशा घर पर ही रहेगी, मगर हमें अब भारती के लिए एक पूजा करनी पड़ेगी। पर हम यह पूजा एकदम से नहीं करवा सकते, क्योंकि इसके लिए तुम्हारी और भारती की शादी को कम से कम 21 दिन हो जाने चाहिए, मगर आज तो सिर्फ 8वां दिन चल रहा है, इसीलिए कुछ दिन और रुक जाओ, फिर वो भी बाहर जा पाएगी सबके साथ। 21 दिन के बारे में सुनकर भारती बहुत ही उदास हो जाती है, क्योंकि वो भी घर से बाहर जाना चाहती थी और घूमना चाहती थी, मगर अपने ससुराल के आगे वो कुछ ना बोली और ऐसे ही उदासी के साथ रहने लगी। मगर यह बात अब पूरे गांव में और भारती के मायके तक भी पहुंच गई थी और भारती के मायके वाले भारती के लिए चिंता करने लग गए कि वह आखिर कैसी होगी। फिर यह बात भारती की दोस्त नीलम को भी पता चल गई। वैसे तो भारती और नीलम बहुत पुराने दोस्त थे, मगर नीलम हमेशा से भारती से ईर्ष्या किया करती थी, क्योंकि भारती उससे ज्यादा सुंदर थी। मगर उसकी ईर्ष्या तब भारती को बर्बाद करने में बदल गई जब भारती की शादी सुधीर से हुई, क्योंकि सुधीर बहुत पैसे वाले घर से था और भारती से शादी करने के लिए खुद सुधीर के परिवार वालों ने रिश्ता भेजा था, जिससे नीलम की ईर्ष्या भारती को बर्बाद करना चाह रही थी। फिर जब उसको भारती के साथ हुए उस जिन्न वाले हादसे के बारे में पता चला, तो उसने सोचा कि क्यों न वो उसे उस जिन्न के द्वारा मरवा ही दे, और फिर उसने एक खतरनाक प्लान बनाया और भारती के घर जाने को निकल पड़ी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तो बस 2 ही दिन बचे थे जब भारती को ऐसे ही अपने घर के अंदर ही समय बिताना था। मगर उसी दिन नीलम उससे मिलने उसके घर आती है और उसको देखकर भारती बहुत खुश हो जाती है कि आखिर कोई तो उससे उसके गांव से मिलने आया। फिर भारती नीलम को अपने घर के अंदर लेकर जाती है और उसका हाल चाल लेने लगती हैं और ऐसे ही दोनों कुछ देर तक बात करते हैं। फिर नीलम और भारती उस पेड़ वाली घटना के बारे में भारती से पूछती हैं और भारती से पूछती है कि क्या बस वह एक पेड़ की वजह से घर में कैद हो गई है। फिर भारती ने कहा कि उसके ससुर ने 21 दिन तक उसे घर से बाहर निकलने से मना किया है,
क्योंकि उसकी जान को खतरा है और उनके घर में उसके ससुर की ही सबसे ज्यादा चलती है और सबको उनका कहा मानना ही पड़ता है। इस पर नीलम भारती को कहती है कि यह सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने कहा अगर ऐसा कुछ होता तो जब भारती पहली बार उस पेड़ के पास गई थी तो उसको कुछ क्यों नहीं हुआ, और फिर और भी तो औरतें हैं इस गांव में, बाकी सब तो आराम से बाहर जाती है, उन्हें तो कुछ नहीं होता। और फिर वह भारती से पूछती है कि जब वो उस पेड़ के पास रही थी तो क्या उसको वहां कोई भी खतरनाक जिन्न दिखाई दिया था। भारती ने भी सोचा और नीलम की बात से सहमत हुई कि हाँ, उस समय जब वो उस पेड़ के पास गई थी तब तो उसे कोई खतरनाक जिन्न नहीं दिखाई दिया और ना ही उसे कोई डरावनी आवाज सुनाई थी। वह सब कुछ तो सामान्य ही लग रहा था। फिर नीलम ने कहा कि यह सब कुछ बस एक अंधविश्वास है इस गांव के लोगों का। नीलम ने यह भी कहा कि वह तो बहुत आराम से इस गांव में आ गई और उसको तो कोई भी परेशानी भी नहीं हुई। भारती को भी नीलम की बातें सही लगने लगी और वो उसकी बात से सहमत होने लगी। फिर नीलम ने भारती से कहा कि क्यों ना कल वह दोनों घूमने के लिए बाहर जाए बिना किसी को बताएं, चुपके से। इससे हम बाहर घूम भी आएंगे और वापस आने के बाद उसके परिवार वाले जब देखेंगे कि वह सुरक्षित घर वापस आई है तो फिर इससे उनका और गांव वाले का ये जिन्न वाला अंधविश्वास भी खत्म हो जाएगा। भारती को भी नीलम का यह विचार सही लगता है और थोड़ा सोचने और हिचकिचाने के बाद वो नीलम को कल उसके साथ बाहर जाने के लिए हाँ कर देती हैं। मगर फिर वो सोचती हैं कि वह बाहर जाएगी तो जाएगी कैसे, क्योंकि उसको तो बाहर जाने से सख्त मना किया हुआ है। फिर उसे याद आता है कि दोपहर में घर की सारी औरतें रोज बाहर सामान लेने के लिए जाती हैं और वो उस समय घर पर बिल्कुल अकेली होती है, तो यह समय उसके लिए सही रहेगा घर से चुपके से निकलने के लिए। वो अपने इस विचार के बारे में नीलम को बताती हैं और नीलम को भी उसकी यह बात ठीक लगती है और फिर दोनों यह तय कर लेते हैं कि कल जब भारती के घर की सारी औरतें दोपहर को घर से बाहर सामान लेने जाएंगी तब उनके जाने के बाद नीलम भारती के घर आ जाएगी और वह दोनों साथ में ही बाहर घूमने और बाहर का सब कुछ देखने जाएंगे। यह दोनों अपनी इस बात को गुप्त रखते हैं और नीलम थोड़ी देर बाद उसके घर से चली जाती है। नीलम वहां पर अपनी किसी और दोस्त के घर रुकी हुई थी। फिर अगले दिन भारती के घर की सारी औरतें बाहर सामान लेने जाने के लिए निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं और भारती उत्सुकता से उनके घर से बाहर जाने का इंतजार कर रही होती है। और फिर जाने से पहले भारती की सास भारती से बोलती है कि माफ करना बेटा, मुझे पता है कि तेरा भी घर से बाहर जाने का मन करता है और बाहर घूमने जाने का मन करता है, मगर बस कुछ दिन और रुक जा, फिर मैं तुझे यहाँ की अच्छी अच्छी जगह घूमने ले चलूंगी। अपनी सास का उसके लिए यह स्नेह देखकर भारती को बहुत अच्छा लगता है और वह अपनी सास से कहती है कि कोई बात नहीं माँ, मुझे पता है आपको मेरे लिए बुरा लगता है, मगर जब मैं आपका खुद के लिए इतना प्यार देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग आराम से जाओ। फिर भारती की सास उसको एक चीज़ देती है और वह होता है एक चाकू। वह चाकू देते हुए भारती की सास ने उससे कहा कि जब वह इस घर में नई बहू बन के आई थी तब उसको यह चाकू उसकी सास ने दिया था, क्योंकि नई बहू के ऊपर अक्सर लोग काला जादू जैसी बुरी क्रिया किया करते हैं, इसलिए उससे बचने के लिए ही यह चाकू दिया जाता है। भारतीय खुशी से वह चाकू रख लेती है और उसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांध कर रख लेती है। फिर सभी लोग घर से चले जाते हैं और भारती घर पर नीलम के आने का इंतजार करने लगती है और कुछ ही देर में नीलम वहां पर आ जाती है और वो दोनों बाहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। फिर नीलम भारती से कहती हैं कि मैं तुझे कल शादी का तोहफा देना ही भूल ही गई थी जो मैंने तेरे लिए खरीदा था। ये बोलकर नीलम अपने बैग में से एक सुंदर सी इत्र की बोतल निकालती है और फिर भारती से कहती है कि उसको पता है कि इत्र भारती को बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए उसने तोहफे के रूप में इत्र भारती के लिए खरीदा है। नीलम ने बताया कि यह इत्र बहुत ही महंगा है और उसे जरूर से बहुत ही पसंद आएगा। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। भारती भी उस इत्र की खुशबू सूंघने लगती है।
फिर नीलम भारती को कहती है कि क्यों ना वह आज यह इत्र लगाकर ही बाहर घूमने जाए। भारती भी नीलम की बात मान लेती है और वह इत्र अपने ऊपर छिड़कने लग जाती है। फिर वह थोड़ा और तैयार होने के बाद घर पर ताला लगाती है और नीलम के साथ बाहर घूमने निकल पड़ती हैं। वह दोनों पहले काफ़ी जगह पर घूमने जाते हैं, जैसे कि आसपास की मार्केट वगैरह, और वहाँ से कुछ सामान भी पसंद का खरीद लेते हैं। शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था, मगर फिर नीलम भारती से उस विशाल बरकत के पेड़ के बारे में पूछने लगती है कि वह जिन्न वाला बरकत का पेड़ कहाँ पर है। इस पर भारती नीलम से कहती हैं कि पेड़ तो यहाँ पास में ही है, मगर हमें उस पेड़ से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि गांव में हर कोई उससे डरता है, तो ज़रूर कोई तो बात होगी। फिर नीलम भारती से कहती हैं कि हमें गांव के लोगों का यह डर ही तो ख़त्म करना है कि वह उस सामान्य पेड़ से बिल्कुल भी नहीं डरे। भारती अभी भी डर रही होती है। फिर नीलम भारती से कहती है कि वह उसे बस वो पेड़ दिखा दे, भले ही वह खुद उस पेड़ से दूर रहे, मगर वो उस पेड़ को देखना चाहती है। अपनी दोस्त नीलम की यह बातें सुनकर भारती एक को समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। फिर थोड़ा सोचने के बाद भारतीय नीलम की बात मान जाती है और उसे वो पेड़ दिखाने के लिए उस पेड़ के पास लेकर चलती है। वहां पहुंचने के बाद नीलम उस पेड़ को बड़े ध्यान से देखने लगती है और फिर भारती से कहती है कि यह तो बहुत ही सुंदर पेड़ है, आखिर इतने सुंदर पेड़ से कोई कैसे डर सकता है। फिर नीलम भारती से पूछती है कि क्या उसके पास कोई फ़ोन है जिससे वह फ़ोटो खींच सके। इस पर भारतीय नीलम को अपना फ़ोन दिखाती है और बताती है कि यह फ़ोन उसको उसके पति ने गिफ्ट किया था। नीलम भारती से उसका फ़ोन मांगती है और कहती है कि क्यों ना भारती की उस पेड़ के साथ कुछ फ़ोटो ले लीजिए, मगर भारती इस पर नीलम से कहती हैं कि उसके घर के लोगों ने उसे इस पेड़ के पास जाने से उसको मना किया है, इसलिए वह इस पेड़ से थोड़ा दूर ही रहेगी। फिर नीलम भारती को कहती है कि उसके घर के लोग उसकी बहुत चिंता करते हैं। वो पेड़ वाली घटना उसके पूरे गांव में फैली हुई है, जिस वजह से उसके माता पिता उसके लिए बहुत परेशान हैं। अगर वह अच्छी अच्छी फोटो उस पेड़ के साथ खिंचवाए तो वह वो फोटो उसके घर जाकर उसके माँ बाप को दिखाएगी, जिससे उन्हें पता चलेगा कि यह पेड़ बस एक साधारण पेड़ है, क्योंकि तू तो इस पेड़ के साथ आराम से फोटो खिंचवा पा रही है और इस पेड़ का कोई जिन्न भी तुझे परेशान नहीं कर रहा। यह फोटो उसको बस एक सबूत के तौर पर चाहिए कि यह बस एक सामान्य पेड़ है और तू यहाँ पर बहुत खुश है और तुझे इस पेड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये फोटो हम गांव के और लोगों को भी दिखाएंगे कि तू कैसे मजे से इस पेड़ के साथ फोटो खिंचवा रही है, और जो जिन्न वाली बात पूरे गांव में फैली हुई है वह महज एक अफवाह है और कुछ नहीं। नीलम की यह बात सुनकर वह भी सोचती है कि जरूर उसके माँ बाप इस पेड़ की वजह से उसके लिए चिंता करते होंगे। अगर वह इस पेड़ के साथ अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाएगी और सबको बताएं कि यह तो बस एक सामान्य पेड़ है, तो उसके माता पिता की उसके लिए चिंता भी दूर हो जाएगी। और फिर भारती उस पेड़ के साथ फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाती है, मगर भारती थोड़ा डरते हुए कहती हैं कि वह ये काम थोड़ा जल्दी करें और इसके बाद वो दोनों सीधा घर जाएंगे। नीलम भारती की यह बात मान लेती है और कहती है कि अब मैं तेरी फोटो खींचती हूँ उस पेड़ के साथ। ये कहकर नीलम भारती की तस्वीर खींचने के लिए थोड़ी दूर जाती है और दूर से ही भारती की फोटो खींचते हुए कहती हैं कि अरे भारती, उस पेड़ के थोड़ा पास जाना। भारती डरते डरते फोटो क्लिक करवा रही होती है उस पेड़ के नीचे। फिर नीलम तेज आवाज में भारती से कहती है कि थोड़ी और पास जा उस पेड़ के और थोड़ा मुस्कुरा फोटो में, आखिर लगना भी तो चाहिए कि तुझे इस पेड़ से कोई डर नहीं लगता। नीलम की ये बात सुनकर भारती और करीब जाती है उस पेड़ के। फिर नीलम भारती से कहती है कि हाँ, यह अच्छा है, अब थोड़ा तू उस पेड़ पर हाथ रख ले। फिर भारती उस पेड़ पर अपना हाथ रख लेती है और फोटो के लिए थोड़ा मुस्कुराती है, और फिर वही होता है जिसका भारती को डर था। वह जिन्न उस बरकत के पेड़ से अचानक उल्टा लटकते हुए बाहर आ जाता है और भारती के बिल्कुल सामने होता है और अपनी लाल लाल आंखों से भारती को घूरने लग जाता है। उसको देखकर उसकी दोस्त नीलम वहां से भाग जाती है। भारती भी वहां से भागने ही वाली होती है कि वो जिन्न अपनी लंबी जीभ से
उसके गले को जकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। भारती चिल्लाकर खुद को बचाने के लिए मदद मांगती है और उसकी चीखें सुनकर बहुत सारे लोग वहां पर आ भी जाते हैं जो उधर आसपास में घूम रहे थे। मगर सब लोग उस जिन्न को देखकर वहां से भाग गए, क्योंकि उस जिन्न से लड़ने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। और वो जिन्न भारती को लगातार अपनी जीभ से अपनी ओर खींचने लग जाता है और खींच खींच कर उसे पेड़ के ऊपर ले जाने की कोशिश करने लगता है। अब तो भारती के मुंह से ठीक से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी और उसकी आंखों से लगाकर आंसू बह रहे थे और वो जिन्न बड़ी ही बेरहमी से अपनी जीभ उसकी गर्दन पर जकड़े उसे उस बरकत के पेड़ के ऊपर खींचे जा रहा था। फिर भारती को याद आता है कि उसकी सास ने उसको उसकी रक्षा के लिए एक चाकू दिया था। फिर वह तुरंत से वह चाकू जो उसने अपने पल्लू में हल्के से बंधा हुआ था उसे अपने कांपते हुए हाथों से जैसे तैसे खोलती है और उस चाकू से उस जिन्न की जीभ ही काट देती है, और जिससे वह झट से उस पेड़ से नीचे गिर जाती है और बुरी तरह से खांसने लगती है और वह खतरनाक जिन्न वहीं तड़पते लग जाता है और ऐसे तड़पते हुए ही उस पेड़ के ऊपर वापस चला जाता है। फिर भारती कांपते पैरों के साथ खांसते हुए और लड़खड़ाते हुए उस पेड़ से दूर चली जाती है और बुरी तरह से कांपने लगती है और धीरे से रोने लगती भी है। फिर भारती की सांस उसे गले से लगा लेती है। अपनी सांस के गले लगकर भारती जोर जोर से रोने लगती है और उनसे उनकी बात ना मानने के लिए और यहाँ इस पेड़ के पास उनकी मर्जी के खिलाफ आने के लिए उनसे रोते हुए माफी मांगती है। उसकी सास और बाकी लोग उसे माफ तो कर देते हैं, मगर उसे समझाते हुए कहते हैं कि वो दोबारा ऐसा कभी न करे। फिर भारती अपनी सास का भी धन्यवाद करती है कि उनके दिए हुए चाकू की वजह से ही आज उसकी जान बच पाई। और फिर भारती की सास ने भारती से कहा कि वो इस चाकू को हमेशा अपने पास ही रखे, क्योंकि यह काले जादू या बाकी चीजों से भी बचाता है। फिर भारती उस चाकू को फिर से अपने पल्लू में ही बांध लेती हैं और फिर वो सारे घर चले जाते हैं। और भारती को फिर धीरे धीरे यह भी पता चलता है कि नीलम ने यह सब जानबूझकर ही किया था, उसको मरवाने के लिए उस जिन्न के हाथों, क्योंकि वह भारती से बहुत ईर्ष्या करती थी कि उसकी शादी सुधीर जैसे पैसे वाले आदमी से हुई है। भारती को बुरा तो बहुत लगता है, मगर वो फिर नीलम से हमेशा के लिए दोस्ती खत्म कर लेती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहती है और फिर कभी अपने परिवार के कहे के खिलाफ नहीं जाती। और उस पेड़ के तो पास भी क्या, वह तो उस पेड़ का नाम लेने से तक डर जाती थी। फिर कुछ समय बाद उस पूरे परिवार ने वह गांव छोड़ दिया और भारती के गांव में ही जाकर अपनी नई दुनिया बसाई। मगर आप लोग सोचते होंगे कि उस जिन्न का क्या हुआ, क्या वो मर गया या बदला लेने वापस आएगा? तो इसका जवाब है कि वह मरा कि नहीं, इसका तो किसी को आज तक पता नहीं लग पाया। मगर अब उसने लोगों को ऐसे परेशान करना बंद कर दिया था। मगर लोग कहते हैं कि उस जिन्न के रोने की आवाज आज भी उस पेड़ से कभी कभी वहां के लोगों को सुनाई देती है। मगर उस जिन्न का खौफ आज भी वहां के लोगों में है और अभी भी वहां पर रात के समय कोई नहीं जाता। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी और उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। और मुझे लगता है कि हमारे इस नए चैनल पर पूरे साथी नहीं आए हैं, और अगर आए भी हैं तो केवल स्टोरी सुन करके जा रहे हैं। तो देखो, मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा कि कितने लोग इस चैनल से जुड़ चुके हैं। तो जो भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल से जुड़ जाए, ताकि अपने आप आपके फ़ोन में यह रियल सब्सक्राइबर वाली घटना पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्द मिलते हैं नई स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।